नमस्कार। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में हम अब आगे आते हैं टेलिटो बीजाणु बनने के बाद। अब इनमें टेलिटो बीजाणु में अंकुरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बाद फिर उसमें बैसिडियो बीजाणु बनते हैं। तो टेलिटो बीजाणु का अंकुरण जो है वो सुप्त अवस्था के पश्चात वसंत ऋतु की अनुकूल परिस्थितियों में प्रारंभ होता है और अंकुरण के समय इन कोशिकाओं में जो उपस्थित जनन छिद्र है, जो उनसे जर्म ट्यूब निकलती है और जो जनन छिद्र ऊपर वाले सेप्टा में ऊपर की शीर्ष की तरफ होता है और नीचे वाले सेप्टा में सेप्टा की जगह के नीचे से जर्म छिद्र होता है और वहाँ से जर्म ट्यूब निकलती है और इसकी वृद्धि सीमित होती है। जर्म ट्यूब निकलती है और इस जर्म ट्यूब की वृद्धि जो है वो सीमित होती है। इसको हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम या फिर इपीबैसिडियम। और इस अवस्था में टेलिटो बीजाणु की कोशिका का जो डिप्लॉइड केंद्रक है वो इपीबैसिडियम में आ जाता है और यहाँ पर इपीबैसिडियम में आने के बाद इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनते हैं और इसके अंदर जो 2 अलग अलग प्रभेद के केंद्रक थे उनका संयोजन हुआ था। तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उन दोनों प्रभेदों का विसंयोजन हो जाता है, मतलब दोनों प्रभेद अलग अलग हो जाते हैं और इपीबैसिडियम में 4 हैप्लॉइड केंद्रक समान दूरी पर स्थित हो जाते हैं और इनके बीच में सेप्टा का निर्माण हो जाता है। ये इस तरह से यहाँ पर आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये टेलिटो बीजाणु यहाँ पर फ्यूज़न हो गया था और फ्यूज़न ये जर्म ट्यूब निकली इपीबैसिडियम, ये इपीबैसिडियम बन गया और इसके प्रत्येक इपीबैसिडियम के ऊपर एक स्टिग्मेटा के समान छोटी छोटी सी शीर्ष निकलेंगे और उनके ऊपर ये बैसिडियम का बैसिडियोस्पोर का निर्माण होगा। ये नीचे वाले में सेप्टा के नीचे की तरफ जर्म ट्यूब निकलेगी और ऊपर वाले में ये शीर्ष से जर्म ट्यूब निकलेगी और ये 4 बैसिडियोस्पोर का निर्माण होगा। इन 4 बैसिडियोस्पोर में जो स्टिग्मेटा पे विकसित हुए हैं, इनके अंदर जब विसंयोजन हुआ है प्रभेदों का तो इसके अंदर 2 बैसिडिया जो हैं, 2 बैसिडियोस्पोर प्लस स्ट्रेन के होंगे, 2 बैसिडियोस्पोर माइनस स्ट्रेन के होंगे। मतलब 2 अलग तरह के स्ट्रेन है जिसको हमने प्लस और माइनस नाम दिया है। तो 2 जो है प्लस स्ट्रेन के होंगे, 2 माइनस स्ट्रेन के होंगे। इस तरह से ये बैसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बैसिडियोस्पोर जो हैं वो सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं और अगुणित होते हैं। अब ये जो बैसिडियोस्पोर है ये वायु के द्वारा अपने अल्टरनेट होस्ट पर जाते हैं और वायु के द्वारा अल्टरनेट होस्ट पे पहुंचेंगे। इनमें गेहूं में संक्रमित करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब ये कुछ दिनों तक तो और ये बीजाणु जो है कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं और उसके बाद ये यदि इनको अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता है तो ये नष्ट हो जाते हैं। अब जब इनको वैकल्पिक होस्ट मिल जाता है तो अब वैकल्पिक होस्ट कौन सा है? बारबेरीज। अब ये बारबेरीज के अंदर जाकर इन्फेक्ट करते हैं। तो अब ये हैप्लॉइड प्रावस्था हैप्लोफेज जो है वो बारबेरीज में पाई जा रही है। यहाँ से ये बैसिडियो बीजाणु से अब पिक्निडियो बीजाणु बनेगा और पिक्निडियो के बाद एसियो बीजाणु बनेगा। तो पिक्निडियो स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो अब हैप्लोफेज स्टार्ट होगी बैसिडियो स्पोर के बनने के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था फ्यूज़न होके और मियोसिस डिवीज़न हो गया जिससे कि हैप्लोफेज स्टार्ट होगी। अब हैप्लोफेज जो है वो अब ये हैप्लॉइड बीजाणु बारबेरीज लीफ पर जाएंगे और उस लीफ पर जाकर ये अंकुरित होंगे। इस जाने का माध्यम कौन सा है? हवा के द्वारा ये जाते हैं। अब ये बीजाणु जब उसकी लीफ पर पहुंचते हैं तब वहाँ पर बीजाणु से एक जर्म ट्यूब निकलती है और वो प्राइमरी हाइफी कहलाता है। जो जर्म ट्यूब निकलती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइफी। और ये प्राइमरी हाइफी जो है ये उसकी बाह्य त्वचा को भेदते हुए होस्ट के ऊतक में अंदर की तरफ जाकर वृद्धि करते हैं। मतलब एपिडर्मिस से अंदर की तरफ जाकर ये वृद्धि करना चालू कर देते हैं और पैलिसेड टिश्यू के बीच में जो लीफ का पैलिसेड टिश्यू है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैलिसेड टिश्यू, उस पैलिसेड टिश्यू में जाकर ये माइसीलियम की सघन वृद्धि हो जाती है और सघन परतें बन जाती है वहाँ पर। और बैसिडियो बीजाणु के जो अलग अलग प्रभेद हैं उस प्रभेद के अनुसार यहाँ पर माइसीलियम बनेंगे, प्लस प्रभेद का माइसीलियम और माइनस प्रभेद का माइसीलियम। और ये जो माइसीलियम है ये स्पर्मोगोनियम पिक्निडियम का, स्पर्मोगोनियम या फिर पिक्निडियम का
निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर ये बारबेरीज लीफ है, ये बारबेरीज लीफ, इस बारबेरीज लीफ पर ये इन्फेक्शन हुआ, ये और स्टोमेटा के थ्रू ये अंदर एपिडर्मिस के थ्रू अंदर गए, स्टोमेटा के थ्रू अंदर गए और यहाँ पर काफ़ी सारा सघन माइसीलियम इकट्ठा हो गया और ये इस तरह से एक प्यालेनुमा संरचना बना देते हैं। और इस प्यालेनुमा संरचना मतलब ये काफ़ी सारा सघन माइसीलियम बन जाता है और माइसीलियम बनने के बाद ये हमको जब माइसीलियम काफ़ी ज़्यादा सघन माइसीलियम बनता है और एक इसे पिक्नीडियम प्याले के समान संरचना जिसको हम पिक्नीडियम कहते हैं, स्पर्मोगोनियम या पिक्नीडियम, और अलग अलग प्रभेद के हिसाब से ये अलग अलग बनते हैं। तो जिस प्रभेद का माइसीलियम ग्रो करेगा उस प्रभेद का यहाँ पर पिक्नीडियोस्पोर बनेगा। तो अब ये जो डॉर्सल सरफेस पर हल्के धब्बे के रूप में हमको दिखाई देते हैं, जब हम इसकी अनुप्रस्थ पत्ती की अनुप्रस्थ काटते हैं, टीएस काटते हैं, तो हमको ये इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये टीएस काटा है, ये इस तरह की संरचना दिखाई देती है। यदि हम इसको थोड़ा सा बड़े रूप में देखें तो ये पिक्नीडियम कहलाता है और इसके अंदर माइसीलियम इसके चारों तरफ एक मोटी भित्ति पाई जाती है। ऐसी गुहिका के समान संरचना बन गई और इसके अंदर एक मोटी भित्ति, चारों तरफ एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो कि ये एक सेल की इस तरह से दर्शा रखी है। और ये मोटी भित्ति इसके अंदर की तरफ ये हाइफी जो होते हैं ये एक केंद्र की तंतु बाहर की तरफ निकलते हैं और इनको कहते हैं हम स्पर्मेशियोफोर या पिक्नीडियोफोर। अब ये पिक्नीडियोफोर जो है डिवाइड होकर बार बार डिवाइड होकर काफ़ी सारे पिक्नीडियोस्पोर का निर्माण करते हैं। अब इन पिक्नीडियोस्पोर के साथ ही कुछ फ्लेक्सियस हाइफी भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बीजाणु जो बनेंगे ये कैसे बनेंगे, प्लस स्ट्रेन के माइनस स्ट्रेन के। तो यदि प्लस स्ट्रेन का है ये हाइफी, यहाँ पर प्लस स्ट्रेन के माइसीलियम बनेंगे और प्लस स्ट्रेन के बीजाणु बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पिक्नीडियो फोर से स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर पिक्नीडियोफोर के अलावा या स्पर्मेशियोफोर के अलावा यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स और पाए जाते हैं। एक तो ये फ्लेक्सियस फाइबर हाइफी पाए जाते हैं और दूसरे होते हैं जिनको पैराफाइसिस, इनके साथ ही अंदर पैराफाइसिस पाए जाते हैं। ये जो कप के समान जो संरचना है, ये कप के समान जो संरचना है यहाँ पर इसके अंदर पैराफाइसिस पाए जाएंगे और ये है फ्लेक्सियस फाइबर। इस प्रकार से बारबेरीज की पत्ती में प्लस और माइनस स्ट्रेन के अनेक स्पर्मेशिया उपस्थित होते हैं। अब ये जो स्पर्मेशिया या पिक्नीडियोस्पोर हैं, ये गेहूं या बारबेरीज को करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। अब ये जो पिक्नीडियोस्पोर बन गए, ये पिक्नीडियोस्पोर के अंदर बारबेरीज को अटैक करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। और ये जो बीजाणु बनते हैं इनके अंदर अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर अब जब ये बीजाणु ऑस्टियोल से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये एक ऊपर की तरफ ये एक ओपनिंग पाई जाती है, ये ऑस्टियोल कहलाती है। और इससे सारे बीजाणु, ये लीफ की ये सरफेस है, यहाँ पर ये ऑस्टियोल पाई जाती है और इससे सारे बीजाणु बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ऑस्टियोल से बाहर निकलते हैं, उसी समय जब ये बाहर निकलते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये बाहर निकले हैं, उसी समय ये बीजाणु क्या करते हैं, इनके अंदर ये बीजाणु जब बाहर निकलते हैं तो उसी समय स्पर्मोगोनियम जो है नेक्टर की बूंदें स्रावित करता है और जिससे कि ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कीटों के द्वारा ये एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद पर स्थानांतरित, मतलब एक प्रभेद के जो फ्लेक्सियस तंतु हैं उन दूसरे प्रभेद जो पिक्नीडियो बीजाणु है वो दूसरे प्रभेद के फ्लेक्सियस तंतु पर, जो फ्लेक्सियस फाइबर उससे हॉस्टियोल से बाहर की तरफ निकले हुए उनके ऊपर जाकर स्थानांतरित हो जाते हैं, उन पर लग जाते हैं और स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये उसके ऊपर, और ये जो प्रक्रिया है ये स्पर्मेटाइजेशन कहलाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि जो पिक्नीडियो बीजाणु जिस फ्लेक्सियस फाइबर के ऊपर जिस स्पर्श बिंदु जहाँ पर स्पर्श करता है वहाँ की जो दीवारें, उभयनिष्ठ भित्तियाँ जो है वो गल जाती हैं और पिक्नीडियो बीजाणु का जो केंद्रक है
न्यूक्लियस वो फ्लेक्सियस फाइबर में स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। इस प्रकार ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो गया। अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम का ये यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो ये फ्लेक्सियस फाइबर से यहाँ पर ये स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस हुई। अब ये जो है ये जो केंद्रक है ये इसके अंदर पहुँच जाता है और यहाँ से ये माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो गया इस फ्लेक्सियस फाइबर वाला, और ये ग्रो करके नीचे की तरफ वृद्धि करता है और आगे जाकर ये एसिडियो बीजाणु, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एसिडियो बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनने के बाद बारबेरिस की पत्ती की निचली सतह पर ये प्रावस्था पाई जाती है और इसके अंदर जो अचल पुमणु युग्मन से मतलब स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस से जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना उसको हम कहते हैं प्रोटोएसिडियम। और ये कवक जाल जो है प्रोटोएसिडियम, यहाँ से क्या होगा, अब ये जो माइसीलियम है ये फिर वापस प्याले पत्ती की निचली सतह पर ग्रो करेगा और एक प्यालेनुमा संरचना बनाएगा। प्यालेनुमा संरचना जो बनती है इसको हम कहते हैं प्रोटोएसिडियम और ये संरचना जो है ये एसिडियम कहलाती है। ये पत्ती की वेंट्रल सतह पर लाल पीले रंग के गोल धब्बे के रूप में हमको दिखाई देती है। प्रत्येक एसिडियम में अनेक डाइकैरियोटिक माइसीलियम पत्ती की निचली बाह्य त्वचा से लटके हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं एसिडियोफोर। और प्रत्येक एसिडियोफोर में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और प्रत्येक और इसके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रत्येक सेल में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक श्रृंखला व्यवस्थित होती है और श्रृंखला में 2 तरह की कोशिकाएं अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी कोशिकाएं। इससे जो बड़ी कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं उनसे एसिडियोस्पोर्स का विकास होता है और छोटी कोशिकाएं जो हैं ये डिसजंक्टर का फॉर्मेशन करती है। तो बीजाणु निर्माण के साथ ही साथ एसिडियम की परिधि की कोशिकाएं जो है वो विभाजित होकर इसके चारों ओर एक प्रकार की भित्ति बना लेती है जिसको हम पेरिडियम कहते हैं। और एसिडियम के अंदर जो एसिडियो बीजाणु की श्रृंखला की वृद्धि होती है वो पेरिडियम के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो ये बाह्य त्वचा फट जाती है और ये बीजाणु बाहर वियोजित हो जाते हैं। और ये यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो ये यहाँ पर ये एसिडियो बीजाणु, ये जो कप, ये एसिडियम और यहाँ पर ये सारे नीचे की तरफ जो लटके हुए हैं ये सारे एसिडियोस्पोर्स बने, जो कि अब ये जो एसिडियोस्पोर बनते हैं ये होते हैं पॉलीहाइड्रल, पतली भित्ति वाले होते हैं, नारंगी रंग के होते हैं, एक कोशिकीय द्विकेंद्रकी बीजाणु यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन कैसे होंगे, द्विकेंद्रकी, क्योंकि डाइकैरियोटाइजेशन यहाँ पर हो गया है। अब ये जो और इनका प्रारंभिक अवस्था में ये जो बीजाणु है ये हेक्सागोनल या पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं और उसके बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं और जल को अवशोषित कर लेते हैं तब ये गोल हो जाते हैं। इसके बाद इन बीजाणुओं में अब ये जो बीजाणु बन गए बारबेरिस लीफ पर, निचली सतह पर बारबेरिस लीफ की, अब ये जो बीजाणु है ये वापस से बारबेरिस को अटैक नहीं कर सकते हैं, इनमें उस बारबेरिस को अटैक करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। और अब ये जो बीजाणु है ये प्राइमरी होस्ट गेहूं को ही संक्रमित कर पाते हैं और ये गेहूं को ही संक्रमित कर सकेंगे और इनका जो प्रकीर्णन है, इनका जो डिस्पर्सल है वो वायु के द्वारा होता है। अब जैसे ही इनको प्राइमरी होस्ट वायु के द्वारा प्रकीर्णन होके ये जैसे ही, और काफ़ी नंबर में एसिडियोस्पोर का निर्माण होता है, तो ये एसिडियोस्पोर्स जो है ये वायु के द्वारा उड़कर जब गेहूं की पत्ती पर या गेहूं के तने पर जाते हैं और अंकुरित होकर और जर्म ट्यूब बनाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं और ये बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये लाइफ साइकिल पूरी होती है और ये टीरियोमाइसेटिस के मेंबर हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल यदि हम देखें तो ये लाइफ साइकिल इस प्रकार से हमको दिखाई देती है। ये लाइफ साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 होस्ट पर ये पूरी करता है अपनी लाइफ साइकिल।
दो होस्ट पे पूरी करता है। एक ये वीट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल जो है वीट से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ये एसिडियोस्पोर यहाँ पर आए, इनका जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन के बाद ये जो गेहूं की पत्ती पर जब पत्ती या तने पर जब गिरे तो इनका जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन होकर ये माइसीलियम बना, माइसीलियम से यूरिडोस्पोर। जैसा कि हम कह रहे हैं यूरिडोस्पोर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कार्य करता है, खुद बढ़ता रहता है, मतलब इन्फेक्शन फैलाता रहता है जर्मिनेट होकर। तो ये यूरिडोस्पोर बना और ये जो है ये जब गेहूं के अंदर दाना लगने की स्थिति आती है तब ये इन्फेक्शन इसके अंदर होता है। ये यूरिडोस्पोर फिर ये बाईन्यूक्लिएट यूरिडोस्पोर और ये फिर जर्मिनेशन हुआ इसके अंदर और ये वापस यूरिडोस्पोर बने। इस तरह से ये माइसीलियम फिर जब गेहूं कटने की समय की स्थिति आती है तब इसके अंदर टेलिटोस्पोर का निर्माण होता है, ये बाइसेल्ड टेलिटोस्पोर। फिर यहाँ पर कैरियोगेमी हो जा रही है। कैरियोगेमी के बाद यहाँ पर अब ये सुप्त अवस्था में पड़े हैं। जैसे ही इनको मॉइस्चर मिला तब ये इसके अंदर मेयोसिस डिवीज़न हुआ, ये मेयोसिस डिवीज़न हुआ और मेयोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप ये जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होके यहाँ पर जैसे ही जर्मिनेट हुए मेयोसिस डिवीज़न हुआ। मेयोसिस डिवीज़न से बैसिडियम का निर्माण हुआ और बैसिडियोस्पोर। मेयोसिस डिवीज़न के पहले तक की डिप्लोफेज, यूरिडोस्पोर से टेलिटोस्पोर बनने तक की ये डाइकैरियोफेज है, ये डिप्लोफेज है। अब होगी हैप्लोफेज स्टार्ट। बैसिडियोस्पोर बने, अब ये जो है बारबेरी स्लीप पर ये इतनी साइकिल जो है ये सारी ये वाली सारी साइकिल ये गेहूं पर पूरी होगी। इसके बाद अब बारबेरी स्लीप पर ये पहुँचे, वहाँ पर ये जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद ये माइसीलियम में, अब ये जो दो अलग अलग प्रभेद के माइसीलियम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो गए, ये अलग अलग प्रभेद के माइसीलियम यहाँ पर बन गए। इन माइसीलियम से माइनस माइसीलियम वाला और प्लस माइसीलियम वाले दोनों ने अपने अपने ये बीजाणु यहाँ पर दोनों तरह के जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होके वही स्पर्मेशियम और रिफ्लेक्सिव हाइफी बने और ये रिफ्लेक्सिव हाइफी प्लस माइनस स्ट्रिंग के आपस में मिलके स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस हुई। स्पर्मेटाइजेशन के बाद यहाँ पर अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। यहाँ तक ये यूनिकैरियोटिक माइसीलियम था और उसके बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनने के बाद ये जो है ये पिक्निडियम का फॉर्मेशन किया और पिक्निडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये पिक्निडियोस्पोर जो है ये अब एसिडियोस्पोर बने, एसिडियम का निर्माण हुआ और एसिडियोस्पोर बने। ये एसिडियोस्पोर अब वायु के द्वारा डिस्पर्सल होकर वापस से गेहूं पर अटैक करेंगे और ये साइकिल वापस चलती रहेगी। दो अल्टरनेट होस्ट में वीट पर और बारबेरीज पर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल पक्सिनिया की इस तरह से कंप्लीट होती है। तो इसको दोनों होस्ट की ज़रूरत है, गेहूं और बारबेरीज यदि नहीं मिलता है तो जो बैसिडियोस्पोर से स्पोर्स बन गए वो नष्ट हो जाते हैं, तो इनफैक्ट गेहूं पर इन्फेक्शन वापस होने की संभावना नहीं रहती है। और यदि एसिडियोस्पोर जो बने इनको यदि गेहूं नहीं मिला तब ये भी जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये दो अल्टरनेट होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। धन्यवाद।